नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो टॉपिक भारत क्या दुनिया के सभी नागरिकों के लिए है, आम नागरिकों के लिए है। पूरी दुनिया में एक आम घटना, प्राकृतिक एक घटना है बिजली का गिरना, आसमानी बिजली का गिरना, और उससे हजारों लाखों लोगों की मृत्यु होती है। प्रतिवर्ष ये आंकड़े अखबारों में छपते हैं कि इस जगह पर 2 लोगों की मौत हो गई, यहाँ 4 लोगों की मौत हो गई। और इस प्राकृतिक घटना का कोई भी ऐसा हमारे पास में इलाज भी नहीं है, कोई तरीका भी नहीं है जिससे हम सुरक्षा पा सकें। अभी तक जितनी भी टेक्नोलॉजी है उन टेक्नोलॉजी के माध्यम से ज्यादा ये होता था कि लगभग आधे घंटे पहले जब लगभग प्रोसेस पूरा कम शुरू हो जाता है तब जाकर सूचना मिलती है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन सोचिए, अगर यही सूचना हमें 2 से 3 घंटे पहले मिल जाए तो आम जन की जान को बचाया जा सकता है, सुरक्षा दी जा सकती है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के द्वारा और एनआरएससी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के द्वारा दोनों ने मिलकर एक ऐसी तकनीक विकसित की है जो कि इस क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है, यानी आम जन की सुरक्षा कर सकती है। बिजली गिरने से आम जन को मृत्यु होने से बचाया जा सकता है। तो ये तकनीक क्या है, इस सेशन में हम इसी के बारे में बात करेंगे। इस सेशन में हम ये समझेंगे कि ये वास्तव में समस्या कितनी बड़ी है, इसका समाधान कैसे किया जा सकता है, और बिजली गिरने की जो प्रक्रिया है उसको भी मैं आपको समझाऊंगा कि वास्तव में बिजली बनती कैसे है, आसमान से गिरती कैसे है, और अभी तक हम जो उपाय कर रहे थे वो कैसे नाकाफी हैं, उनसे हम ये सारी चीजें नहीं कर पाते, बचाव नहीं कर पाते हैं, और अभी जो नई तकनीक आई है वो इसमें किस तरीके से कार्य करेगी। इन सभी टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे। बने रहिए सेशन में, और ज्यादा से ज्यादा सेशन को आप अपने साथ वाले जितने भी लोग हैं उन तक शेयर कीजिए, ताकि इस महत्वपूर्ण तकनीक को वो जान सकें और बता सकें आसपास के लोगों को कि किस तरीके से सुरक्षा की जा सकती है। चलिए देखिए, यहाँ ये जो खबर है कि अब किसी पर नहीं गिरेगी बिजली, भारत के वैज्ञानिकों ने बनाया कमाल का सिस्टम, जाने कैसे बचाएगा लाखों जिंदगी। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी इसको कवर किया गया और इसमें कहा गया कि न्यू से सेट वेस्ट सिस्टम। सेट वेस्ट सिस्टम का मतलब ये उपग्रह आधारित प्रणाली है, प्रोवाइड 2.5 आवर एडवांस वार्निंग, यानी लगभग 2.5 घंटे पहले ये क्या करेगी, आपको पहले से सूचना देगी, 2.5 से 3 घंटे पहले, और उससे लाइटनिंग स्ट्राइक जो है, यानी जो बिजली की जो वो होती है, कड़क होती है, बिजली गिरने की जो समस्या होती है, उससे आपको सुरक्षा मिल सकती है। इस तकनीक को एनआरएससी का मतलब है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ये इसरो का ही एक हिस्सा है। इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। हैदराबाद में लगभग इसकी 3 शाखाएं हैं। एनआरएससी इसरो के अधीन ये काम करता है, और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि आप जानते हैं कहां पर है, बेंगलुरु में, इन दोनों ने मिलकर इस पर काम किया है। एक्चुअल में जो तकनीक, जो डिवाइस जनरेट किया गया, विकसित किया गया है, वो तो एनआरएससी ने विकसित किया है। ठीक है, और इसमें एक सैटेलाइट की आवश्यकता होगी। जो सैटेलाइट इसमें है इनसेट 3D, उसको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोवाइड कराया है। तो दोनों ने मिलकर इस तकनीक को डेवलप किया है। चलिए, अगर हम आंकड़ों पर एक बार नजर डालें तो देखिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसके द्वारा ये कहा गया कि 2002 से 2022 के बीच में भारत में, केवल भारत का डेटा है ये, 52,477 लोगों की बिजली गिरने से मौत हुई है। चलिए, और अगर इसी आंकड़े को 1967 से 2020 तक देखें तो लाखों लोग से ज्यादा इसमें मारे गए हैं। तो समझ लीजिए कितनी बड़ी समस्या है। आम जन के एक व्यक्ति की मृत्यु होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, यहां बात हो रही है लाखों में। अब इन लोगों को कैसे बचाया जा सकता है वो समझिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि आसमान में जो बिजली कड़कने की और बिजली गिरने की जो प्रक्रिया है वो बनती कैसे है। दोस्तों, आप फिजिक्स में एक चीज पढ़ते होंगे, घर्षण, फ्रिक्शन। घर्षण क्या होता है, जब 2 वस्तुएं एक दूसरे के साथ क्या होती हैं, कांटेक्ट में आकर, उनकी सतह जब कांटेक्ट में आती हैं और गति करती हैं, तो वहां पर रगड़ के कारण आवेश उत्पन्न होता है, चार्ज उत्पन्न होता है। वैसे घर्षण की अलग प्रक्रिया है, मैं चार्ज की बात कर रहा हूं, घर्षण से उत्पन्न होने वाले चार्ज की। तो जब 2 सतह एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, रगड़ खाती हैं, तो वहां घर्षण के कारण क्या उत्पन्न होगा, चार्ज उत्पन्न होगा। जैसे कि आप आम जिंदगी में हम बात करें, जैसे अपने बालों पर हम कंघी रगड़ते हैं, तो उस कंघी को फिर आप ले जाइए तो उसमें धूल के कण क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। वो क्यों चिपके, अट्रैक्शन फोर्स के कारण। आकर्षण बल कहां से आया, चार्ज के कारण। इसी तरीके से आप सर्दियों में कपड़ों में भी आपने देखा होगा, स्पार्क सा होता है, चार्ज बनता है।
किसी भी चीज को हम छूते हैं कई बार तो वहां पर भी क्या होता है, हमें करंट सा महसूस होता है। तो ये सब आवेश के कारण होता है। किसके कारण? आवेश के कारण। यही आवेश बादलों में, वहां आसमान में भी क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। कैसे हो रहा है मैं आपको समझाता हूं। एक्चुअल में आप देखेंगे कि ये जैसे मान लीजिए हमारी अर्थ है, तो अर्थ पृथ्वी की सतह से जब हम ऊपर जाते हैं तो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की 5 परतें हमने अलग अलग डिवाइड कर रखी हैं। इनमें से जो पहली परत है उसको समझिए, इसको कहते हैं हम क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। लगभग 12 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई में बादलों का बनना, बरसात का होना, मौसम संबंधी परिवर्तन सारे इसी परत में होते हैं, इसी परत में। अच्छा, इस परत में टेम्परेचर डाउन होता है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे आप टेम्परेचर घटता है। कितना घटता है? लगभग 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर ऊंचाई जाओगे तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। और इस परत के समाप्त होने तक लगभग मान के चलिए यहां पर -55 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान यहां पर जनरेट हो जाता है। -60 भी हो सकता है। इतना तापमान, कम तापमान। तो सोचिए जो ऊपर की जो परतें हैं, जो इस परत का ऊपरी हिस्सा है, वहां पर क्या होगा, जो मान लीजिए वाष्प जो है, वाष्प पहुंचेगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगी। बर्फ के कण बन जाते हैं, ठंडी हवाएं होती है। तो ऊपर जैसे जैसे जाओगे वहां पर ठंडी हवा और बर्फ होती है, ठीक है। और यहां पर जब बादल होते हैं, बादल, तो वो पृथ्वी की सतह से जो गर्मी होती है, उस गर्मी से हल्के होकर क्या होते हैं, ऊपर उठते हैं, ठीक है। अब यहां पर समझना, ये बादल जो है ऊंचाई पर उठते हैं और वे ठंडी हवा और बर्फ के कणों से टकराते हैं। ठंडी हवा और बर्फ के कण कहां पर हैं? ऊपर हैं। उनसे जाकर बादल क्या हो रहे हैं? टकरा रहे हैं। तो उनके बीच में क्या पैदा हो रहा है? घर्षण पैदा हो रहा है। क्या हो रहा है? घर्षण। घर्षण के कारण क्या होगा? चार्ज बनेगा। कैसे चार्ज बनता है समझना। ऊपरी भाग में हल्के और बर्फ जैसे कण होते हैं तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज बनता है, धनात्मक चार्ज बनता है। और निचले भाग में भारी जल कण होते हैं, वहां पर ऋणात्मक चार्ज बनता है। इसको आप और इस तरीके से समझो। यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं, यहां पर समझना, ये पृथ्वी और पृथ्वी का जो हिस्सा है, यहां से देखिए ये क्लाउड हो गया, कोई भी बादल हो गया, और ये बादल हल्का होकर क्या हो रहा है? ऊपर उठ रहा है। ऊपर उठ रहा है तो यहां पर ठंडी हवा और बर्फ है, इससे जाकर टकरा रहा है। जब टकरा रहा है तो उनके बीच में घर्षण हुआ। घर्षण के कारण क्या हुआ? चार्ज उत्पन्न हुआ। चार्ज कैसे उत्पन्न होता है? चार्ज ऐसे होता है कि बादलों का जो निचला हिस्सा है इसमें तो ऋणात्मक चार्ज उत्पन्न होगा, और जो ऊपरी हिस्सा है ठंडी हवा और बर्फ के आसपास वाला, वहां पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है, ठीक है। पृथ्वी की जो सतह है, पृथ्वी की सतह, इस पर लगभग पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, तुलनात्मक रूप से ज्यादा। नेगेटिव भी होता है लेकिन तुलनात्मक रूप से पॉजिटिव चार्ज है। तो जब ये इंसिडेंट होता है तो इसके निचले हिस्से में क्या है? नेगेटिव चार्ज, और पृथ्वी की सतह पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स होगा। इन दोनों का जब डिफरेंस ज्यादा हो जाता है, यानी यहां नेगेटिव ज्यादा बना और यहां पॉजिटिव, इन दोनों का डिफरेंस ज्यादा है, तो डिफरेंस होने के कारण चार्ज में जैसे डिफरेंस होगा, यहां पर एक स्पार्क उत्पन्न होता है। स्पार्क उत्पन्न होता है तो आपको बिजली ऐसे चमकते हुए क्या होती है? दिखाई देती है। चमकदार स्पार्क होता है, उसमें बिजली चमकती है, और फिर उसके कारण हवा में कंपन होते हैं। ये जो स्पार्क है वो हवा को फाड़ते हुए आगे बढ़ता है, हवा में कंपन उत्पन्न होते हैं, और उससे गड़गड़ाहट यानी थंडर की जो आवाज है, या उसको कहें कड़कड़ाहट की आवाज, थंडर की आवाज जो है वो बनती है। इसी को कहते हैं हम बिजली का गिरना। इसी को क्या कहते हैं? बिजली गिरना। समझ में आ गया होगा आपको कि बिजली कैसे बनती है, ठीक है। देखो यहां पर जब बादलों के निचले हिस्से में ऋणात्मक चार्ज बहुत अधिक हो जाता है और वह धरती की सतह जो तुलनात्मक रूप से धनात्मक होती है की ओर आकर्षित होता है। जब चार्ज का अंतर बहुत ज्यादा होगा तो एक स्पार्क बनता है, और यही है बिजली गिरना। इस दौरान जो अचानक तेज गर्मी पैदा होती है वो आसपास की हवा में अत्यधिक विस्तार से कंपन डाल देती है, और तभी सुनाई देती है कड़कड़ाहट यानी थंडर। इसी को कहते हैं बिजली गिरना। अच्छा, बिजली गिरने की जो घटना है, इसमें एक और चीज आपने देखी होगी कि पहले हमारे पास में लाइट आती है, प्रकाश आता है, और बाद में हमारे पास में क्या होती है? आवाज आती है, साउंड आती है। तो इसका सीधा सा जो सिस्टम है वो फिजिक्स से समझ सकते हैं भाई। प्रकाश, लाइट जो है, बिजली जब कड़कड़ाहट यहां पर उत्पन्न होगी, थंडर उत्पन्न होगा, तो उसमें दोनों चीज होती है, लाइट भी होती है और साउंड भी होती है। लेकिन लाइट जो है इसकी स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है लाइट तो। और साउंड की स्पीड कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड। तो ऑब्वियस सी बात है कि लाइट की स्पीड ज्यादा है तो पहले आपको चमक दिखाई देगी। बिजली गिरने के दौरान पहले चमक दिखाई देती है, उसके बाद फिर आपको क्या होता है?
कड़कड़ाहट की आवाज सुनाई पड़ती है। यह है बिजली गिरने की प्रक्रिया, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक शॉर्ट, जैसे अपना इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट जैसे हो जाता है ना, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, वैसे ही ये घटना होती है। और किसी भी बिल्डिंग पर, किसी व्यक्ति के ऊपर अगर ये बिजली गिर जाती है तो डेफिनेटली वहां पर नुकसान हो सकता है, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, बिल्डिंगें गिर जाती हैं, बहुत कुछ नुकसान इसमें हो सकता है। अच्छा, इसके बचाव के लिए इस समय हमें क्या करना चाहिए? कोई भी, जैसे मान लो ऐसा मौसम हो रहा है तो उस समय खुले मैदान, पेड़ों के नीचे, पानी के आसपास और मोबाइल टावर या खंभों से, इनसे सबसे क्या रहें, दूर रहें, क्योंकि ये चार्ज को क्या कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं। घरों में अंदर रहें, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूरी बना के रखें। लाइटनिंग अलर्ट एप्स और मौसम विभाग की जो चेतावनी दी गई है उन पर भी आप क्या करें, ध्यान दें। ये तो हो गया आपके सुरक्षा के आम उपाय जो आपको करने चाहिए, ठीक है। अब हम यहां पर देखें, एक और चीज समझिए कि आजकल जो है तकनीक के रूप में जो हमारी बिल्डिंग होती हैं, उन बिल्डिंगों में हम इस बिजली से बचाव के लिए कई उपाय करते हैं, जैसे कि धातु की एक रॉड लगाना, कंडक्टिव रॉड। कंडक्टिव रॉड कैसे लगाई जाती है? आप यहां पर इस बिल्डिंग पर देख रहे होंगे कि यहां चारों ओर आपने क्या कर रखी है, एक रॉड इस तरीके से लगा रखी है। जो छत होती है उसके सबसे ऊपरी हिस्से पर एक रॉड ऐसे लगा दी जाती है और उसमें से एक वायरिंग निकालकर इस घर के चारों ओर आप देखेंगे कि यहां पर इसकी अर्थिंग कर दी गई है, यानी इस तार को क्या किया गया है, अंदर पृथ्वी के अंदर ले जाया गया है। इसका कारण क्या है कि जब लाइटनिंग होगी यानी थंडर होगा, बिजली गिरेगी, तो उस समय चार्ज आएगा और ये चार्ज जो है, ये वायर जो आपने लगाया है, ये कंडक्टर वायर है, ये चार्ज इसको आकर्षित करके पृथ्वी की सतह के नीचे भेज देगा। तो आपकी बिल्डिंग जो है वो क्या हो जाएगी, सुरक्षित बच जाएगी। इस तरीके से ये प्रोसेस किया जाता है। जनरली छत पर हम क्या करते हैं, नुकीले तांबे और लोहे की छड़ लगाते हैं जो हवा में सबसे ऊंची होती है। ये बिजली को आकर्षित करती है और ये बेहतर कंडक्टर के रूप में कार्य करती है, ठीक है। अर्थिंग वायर, अर्थिंग वायर का मतलब जो मैंने अभी बताया, उसको हम क्या करेंगे, अर्थ में पहुंचा देते हैं पृथ्वी पर, ताकि उस चार्ज को पृथ्वी में भेजा जा सके, तो उससे बचाव हो जाता है। मकसद क्या होता है, इसे बिजली घर या इंसानों को नुकसान पहुंचाए बिना जमीन में डाइवर्ट हो जाती है। ये सारा प्रोसेस किया जाता है। इसके अलावा आजकल सर्ज अरेस्टर लगाए जाते हैं। सर्ज अरेस्टर एक प्रकार के सुरक्षात्मक उपकरण ही हैं जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सुरक्षा करते हैं। और इंटरनेशनल लेवल पर यहां पर कुछ स्टैंडर्ड भी बनाए गए हैं, मानक IS/IEC 62305। ये स्टैंडर्ड हैं, मानक हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर चलते हैं और बिल्डिंग बनाते समय बड़े बड़े जो बिल्डर हैं, जो प्रोटेक्शन के लिए इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है। ये तो अभी तक की बात है। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो नया सिस्टम है वो कैसे काम करेगा। नए सिस्टम में हम कह रहे हैं कि 3 घंटे पहले चेतावनी मिलेगी और इसमें एक सैटेलाइट का उपयोग किया गया है जिसका नाम है इनसैट 3D सैटेलाइट। अच्छा, अब इसको समझिए। सबसे पहले तो मैं आपको इस इनसैट 3D के बारे में बता देता हूं। दोस्तों, इसरो के द्वारा अलग अलग प्रकार के सैटेलाइट आसमान में भेजे जाते हैं, अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं। इसरो जो है, हमारी जो स्पेस एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी, उसके द्वारा अलग अलग तरह के सैटेलाइट जो है अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं। एक्चुअल में अंतरिक्ष में 4 तरह की परतें हाइट के हिसाब से बनाई गई हैं। एक होती है नियर अर्थ ऑर्बिट, जो पृथ्वी के बिल्कुल पास है, इसमें एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट छोड़े जाते हैं। फिर होती है एक LEO, लो अर्थ ऑर्बिट, इसमें रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भेजे जाते हैं। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सुदूर संवेदन का काम करते हैं, मतलब इसमें कैमरे होते हैं, सेंसर होते हैं, उनके द्वारा पृथ्वी के खनिज संसाधनों का पता लगाना, पृथ्वी पर निगरानी करना। जैसे RISAT हमारा एक सिस्टम है, रडार इमेजिंग सैटेलाइट। कार्टोसैट है, पृथ्वी का मानचित्रण करता है, ठीक है। रिसोर्स सेट है, पृथ्वी का संसाधनों का पता लगाता है। ओशियन सेट हमारा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की एक सीरीज है, वो समुद्रों का अध्ययन करता है। तो ये सब यहाँ LEO में भेजे जाते हैं। फिर एक होता है MEO, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, लगभग 20,200 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये परत मानी जाती है। इसमें जो सैटेलाइट होते हैं वो नेविगेशन वाले सैटेलाइट होते हैं, जो आपके मोबाइल पर नेविगेशन, आपकी व्हीकल्स में, जो आपकी कार वगैरह में जो आपको नेविगेशन सुविधा मिल रही है वो, और हमारी सेना को भी इसकी सुविधा होती है दुश्मन की लोकेशन पता करने के लिए, तो वो नेविगेशन सैटेलाइट मीडियम अर्थ ऑर्बिट में भेजे जाते हैं। सबसे ऊपर जो ऑर्बिट है उसको कहते हैं HEO, हाई अर्थ ऑर्बिट। और हाई अर्थ ऑर्बिट जो है इसी को कहते हैं जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, भू स्थैतिक कक्षा, भू स्थैतिक उपग्रह कक्षा।
ठीक है, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर मानी जाती है। 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर यहां जो सैटेलाइट छोड़ा जाता है उसको कहते हैं हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट, संचार उपग्रह। ये संचार उपग्रह आपको संचार व्यवस्था को विकसित करते हैं आपके मोबाइल पर, या फिर मान लीजिए आपके पास में जो भी संचार व्यवस्थाएं बन रही हैं जो सैटेलाइट बेस्ड है, टेलीविजन पर या डीटीएच में, जहां भी ये सुविधाएं जो आप ले रहे हैं ये सब इन्हीं कम्युनिकेशन सैटेलाइट से बनती हैं। भारत में कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की दो सीरीज हैं, एक तो इनसैट सीरीज और एक है जीसैट सीरीज। इनसैट सीरीज जब हमने शुरू की थी तो उस समय भारत के पास में बहुत सारी अच्छी व्यवस्थाएं, लॉन्च व्हीकल नहीं थे, यानी रॉकेट नहीं थे जो भारी भरकम सैटेलाइट को ले जाए ऊपर, तो वो हमने अमेरिका और फ्रांस की सहायता से शुरू की थी। बाद में जब हमने हमारा जीएसएलवी रॉकेट बना लिया जो कि भारी सैटेलाइट को उठाकर ले जा सकता है 36,000 किलोमीटर पर, तो फिर हमने अपनी एक स्वदेशी सैटेलाइट सीरीज छोड़ी जिसका नाम क्या है, जीसैट। ठीक है, तो इनसैट 3D जो नाम है ना, इनसैट का मतलब है इंडियन नेशनल सैटेलाइट, 3D का मतलब है इसके तीसरे चरण का ये सैटेलाइट था। ये सैटेलाइट हमने संचार उपग्रह के रूप में भेजा था। इस सैटेलाइट के बहुत सारे काम हैं, जैसे कि संचार व्यवस्था को विकसित करना, मौसम की जानकारी देखना, निगरानी रखना, इस तरीके के कार्य ये सैटेलाइट करता है। ये जो सैटेलाइट होते हैं यहाँ पर एचईओ में, इनका टाइम पीरियड यानी पृथ्वी की जो परिक्रमा करते हैं ये लगभग 24 घंटे में करते हैं। 24 घंटे में एक परिक्रमा पृथ्वी की करते हैं और पृथ्वी भी अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूमती है। तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूम रही है और ये सैटेलाइट भी इसकी परिक्रमा 24 घंटे में लगा रहा है, तो ये पृथ्वी से देखने पर हमेशा स्थिर दिखाई देते हैं। स्थिर दिखाई देंगे तो इनको कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, भू स्थितिक उपग्रह। और इस ऑर्बिट को क्या कह देते हैं हम, भू स्थितिक कक्षा। समझ गए, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, समझ गए। तो इनसैट 3D जो है ना हमारा, ये एक प्रकार का क्या है, मौसम उपग्रह है जिसे बेहतर इमेजिंग सिस्टम और वायुमंडलीय साउंडर के साथ कॉन्फ़िगर किया गया है। ये उन्नत मौसम संबंधी अवलोकन, भूमि और महासागर की सतहों की निगरानी, मौसम का पूर्वानुमान और आपदा चेतावनी यानी डिसास्टर जो वार्निंग है उसके बारे में काम करता है। ठीक है, इस सैटेलाइट के बारे में अगर आप देखें तो इस सैटेलाइट को हमने सबसे पहले जब छोड़ा था 2013 में छोड़ा था, फिर इसका 7 साल का इसका लगभग कार्यकाल था, फिर ये कंप्लीट हो गया, फिर हमने इसको रिप्लेस किया और इसका नाम हुआ इनसैट 3D-R। तो इनसैट 3D-R जो है अब ये सर्विस में है, ये सेवाएं दे रहा है। इसी का उपयोग करके इसरो ने क्या किया है, इसी सैटेलाइट से आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। समझ गए आप? अब समझिए यहां पर जो हमने सिस्टम डेवलप किया है, वो सिस्टम डेवलप किसने किया है, एनआरएससी के द्वारा। इनसैट 3D जो सैटेलाइट है वो किसने दिया, इसरो ने। चलिए, अब जो आपको उपकरण जो काम करेगा, जो 3 घंटे पहले आपको बताएगा कि बिजली गिरने वाली है, उस उपकरण का नाम क्या है, कंपोजिट इंडिकेटर। क्या नाम है, कंपोजिट इंडिकेटर। ये कंपोजिट इंडिकेटर 3 चीजों को ध्यान में रखकर आपको सूचना देगा। पहला, जमीन की सतह का तापमान, यानी जमीन कितनी गर्म है। भाई आपको जो सूचना मिलेगी ना पृथ्वी पर, इस उपकरण से मिलेगी। ये उपकरण मान लो यहाँ पर लगा है, ये उपकरण किसकी सहायता से सूचनाएं इकट्ठी करेगा, सैटेलाइट की सहायता से। इसमें ये क्या क्या चीजों को ध्यान में रखेगा, किन चीजों को मेजर करेगा। एक तो पृथ्वी की सतह के तापमान का मेजरमेंट करेगा, फिर बादलों की गति यानी बादल कैसे चल रहे हैं और बदल रहे हैं इस पर ध्यान रखेगा, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन। इन रेडिएशंस के आधार पर ये कंपोजिट इंडिकेटर जो उपकरण है, इन 3 चीजों को ध्यान में रखकर, और विशेषतः कौन सी, आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन, इनको ध्यान में रखकर आपको बताएगा कि अभी बिजली गिरने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है, ये आपको पहले ही बता देगा। अब समझ में ये आना चाहिए आपको कि सर ये आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन क्या होते हैं, वो आप हमें समझा दीजिए। अब इसको आप ध्यान से समझना। एक्चुअल में देखिए, सूर्य से हमारे पास में रेडिएशन आते हैं, इनको कहते हैं सोलर इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, ये सोलर विकिरण है। सोलर विकिरण जो होते हैं इनकी एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा होता है। एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा है मींस इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपको पता है, एक फॉर्मूला होता है F=c/λ, यानी फ्रीक्वेंसी में और वेवलेंथ में उल्टा संबंध होता है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। तो यहां पर आप ये कह सकते हैं कि जो सोलर रेडिएशन आते हैं ना, उनकी वेवलेंथ कम होती है, और वेवलेंथ कम होती है तो वेवलेंथ कम का मतलब ये बहुत ज्यादा ऐसे इस तरीके की तरंगें होती हैं। ठीक है, एक जो कंपन है इनका बहुत छोटा होता है, तो इसको कहते हैं शॉर्ट सोलर रेडिएशन, लघु सौर विकिरण भी कह देते हैं इनको। एनर्जी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, वेवलेंथ क्या होगी, बहुत कम।
तो इनको क्या कहेंगे, शॉर्ट सोलर रेडिएशन। ठीक है, जब ये सोलर रेडिएशन पृथ्वी से टकराते हैं तो पृथ्वी कुछ भाग इनका एब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी का क्या होती है, वापस भेज देती है। वापस जब भेजती है ना, इसका मतलब कुछ पार्ट इसमें एब्जॉर्ब हो गया तो ये पार्ट कमजोर हुआ होगा, कमजोर हुआ है तो उसको एनर्जी कम होती है, एनर्जी कम यानी फ्रीक्वेंसी पहले की तुलना में कम हो गई, यानी इनका क्या बढ़ गया, वेवलेंथ। तो इनको कहते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन, या फिर इनको कहते हैं टेरेस्ट्रियल लॉन्ग वेव रेडिएशन, दीर्घ पार्थिव विकिरण, लॉन्ग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक है, दीर्घ क्यों हुआ, क्योंकि इसके वेवलेंथ क्या हो गई, बढ़ गई। अब इसका एक कंपन बहुत दूरी तक हो रहा है इस तरीके से। तो अब ये जो है ना दीर्घ पार्थिव विकिरण, इन्हीं में बदलाव इन्हीं को कह रहे हैं हम आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन। और इन्हीं में बदलाव के आधार पर यह उपकरण क्या करेगा, पता करेगा कि बिजली गिरने की संभावना बन सकती है या नहीं बन सकती है। यहां पर ये कहते हैं कि साहब जो ये आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन है ना, इन्हीं के अंदर छुपा हुआ है आसमान में बिजली बनने की प्रक्रिया की हो रही है या नहीं होगी, ये इसी के अंदर छुपा हुआ है। कैसे, समझिए। इन्होंने कहा कि जब जमीन गर्म होती है तो कम दबाव बनता है, जिससे गर्म हवा तेजी से ऊपर उठती है और आंधी तूफान बनता है, इससे OLR में गिरावट आती है। यानी जब पृथ्वी की सतह जो है इस पर हीट जनरेट होगी, गर्म होगी पृथ्वी, और उस समय यहां पर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि गर्म होने से हवाएं क्या होती हैं, ऊपर उठती हैं। यहां प्रेशर, लो प्रेशर की स्थिति बनेगी, तो यहां पर क्या होगा, तेज गर्म हवाएं चलेंगी और उस समय OLR जो है उसमें क्या आएगी, कमी आएगी। आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन जो है उनमें क्या आती है, कमी आती है। कमी आती है तो उसको ये सैटेलाइट क्या करेगा, मेजर कर लेगा। देखिए, बिजली गिरने से पहले पृथ्वी की गर्मी का जो पैटर्न बदलता है उसको सैटेलाइट क्या करता है, पहचान लेता है। और सैटेलाइट, ये आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट की प्रक्रिया है, इस पर मैं नहीं जाऊंगा अभी, ये अलग से हम कभी बात करेंगे। ये पूरा एक कम से कम 1 घंटे का सेशन है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला जो प्रोसेस है उसमें भी जो रेडिएशन जाती है ना लौटकर, इंफ्रारेड, वही रेडिएशन OLR के रूप में हम यहां पर बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इन्हीं जो रेडिएशन है इनमें जो पैटर्न में जो चेंज आया है उसी चेंज को क्या करते हैं, ये सैटेलाइट क्या करेगा, मेजर करेगा। जब आंधी तूफान बनता है तो पृथ्वी के निकलने वाला कुछ विकिरण फंस जाता है, विकिरण में कमी को सैटेलाइट साफ तौर पर देख सकता है और ये आंधी तूफान के विकास का संकेत हो सकता है। और इसी समय फिर क्या होता है, ये चार्जिंग वाली, क्योंकि ये बादल ऊपर उठेंगे तो वही सेम घटना जो मैंने समझाई थी, वो जाकर ठंडी हवाओं और बर्फ के कणों से टकराएंगे, घर्षण होगा, चार्ज बनेगा, वो चार्ज पृथ्वी से क्या होगा, आएगा तो स्पार्क होगा और बिजली बनती है। और ये घटना आपको 3 घंटे पहले ये सैटेलाइट क्या करेगा, प्रोवाइड करा देगा। तो ये था आज के इस सेशन का प्रोसेस और मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। इसमें साइंस थोड़ी ज्यादा थी तो मैंने कोशिश की है कि आसान से आसान भाषा में आपको समझा सकूं। सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में एक अपना अच्छा कमेंट जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नई जानकारी के साथ नए सेशन में।